हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो तुर्की में भयावह तरीके का भूकंप आया है उसके बारे में। और उसमें तुर्की में जो भूकंप आया 7.8 रिक्टर स्केल पर जिसे नापा गया, जिसकी तीव्रता, तो उसमें भारत ने भी अपनी मदद त्वरित रूप से कल ही पहली खेप भेज दी है। और इसे कहते हैं आपदा कूटनीति या फिर डिजास्टर डिप्लोमेसी। तो ये डिजास्टर डिप्लोमेसी या आपदा कूटनीति क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या मायने हैं, और ये कोई भी देश करता क्यों है, इससे क्या लाभ मिलता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भूकंप आया है तो वो कहाँ पर आया, किस तरह से आया, क्या है नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि जो भूकंप आया है ये यहाँ पर तुर्की और सीरिया के बॉर्डर रीजन में, जो साइप्रस के तरफ मेडिटेरेनियन से भूमध्य सागर के पास जो तट लगता है उस क्षेत्र में आया है, जिसको खारमनमास कहा जाता है ये रीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे भूकंप आया और ये इसलिए आया क्योंकि जैसा हम लोगों ने भूगोल में पढ़ा भी है कि जो भूमध्य सागर है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। टेक्टोनिक एक्टिविटी वहां पर बहुत ज्यादा होते रहती है। अगर आप यहाँ पर पूरी मैप देखें टेक्टोनिक एक्टिविटी की, तो ये यहाँ पर देखिए नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है, यहाँ पे ये ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, और ये अरेबियन प्लेट है जो कि नॉर्थ की तरफ यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो एनाटोलियन प्लेट है ये वेस्ट की तरफ भूमध्य सागर की तरफ मूव करता रहता है, और एजियन सी वाला जो ये रीजन है ये थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ मूव करता रहता है। प्लस क्या है, अफ्रीकन प्लेट है वो भी इसे नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, आप यहाँ पर इसे अगर मैच करें तो ये देख रहे हैं कि यही पूरा ये जो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट का जो रीजन है, जो कि पूरी तरह से एक्टिव जोन है और जोन 5 और 4 में अर्थक्वेक के तीव्रता के हिसाब से आता है, यानी कि वहां पर बहुत तेज भूकंप आ सकती है। तो आती ही रहती है, इस बार फिर से आई है, इसके पहले भी बहुत बार आ चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 भूकंप आए सक्सेशन में, एकदम एक के बाद एक। और पहला जो भूकंप था उसकी तीव्रता थी 7.8 रिक्टर स्केल पे। दूसरा भी जो आया वो भी कुछ ज्यादा कम नहीं था, वो 7.6 था। तीसरा जो आया वो 6 का था, और उसके बाद भी थोड़े मोड़े झटके आते रहे। और इसके कारण हुआ क्या कि ये भूकंप के झटके सिर्फ तुर्की या सीरिया में ही नहीं, दूर दूर के जगहों तक भी महसूस किए गए। सबसे ज्यादा महसूस किया गया, अगर आप बात करें तो ये जो साइप्रस है, यहाँ पे साइप्रस में महसूस किया गया, लेबनान में, जॉर्डन में, इजराइल में, इजिप्ट वाले रीजन में किया गया। फिर इधर आप देखेंगे तो यूरोप के रीजन में महसूस किया गया। यूरोप की अगर बात करें उधर तो वहां ग्रीनलैंड तक हल्का फुल्का महसूस किया गया। तो इसकी इफेक्ट कितनी दूर तक थी और कितना तीव्र भूकंप था ये आप यहां से समझ सकते हैं। तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए, क्या क्या प्रभाव हुए। तो सबसे पहली बात अगर कहें तो ये तो देखिए सबसे पहली चीज आई कब, तो सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे ये आई 6 फरवरी को, यानी कि कल। ठीक है, और यहाँ पर एक के बाद एक लगभग 40 झटके महसूस किए गए। जो पहला भूकंप आया 7.8 का इस तीव्रता का रिक्टर स्केल पे जिसे नापा गया, उसके बाद 2 और बड़े झटके आए, और उसके बाद एक के बाद एक लगभग 40 झटके महसूस किए गए। तो समझ सकते हैं कि उससे कितनी डरावनी परिस्थिति वहां बन गई होगी। और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे तीव्र और सबसे ज्यादा घातक भूकंप आया है पिछले 100 सालों के इतिहास में, तुर्की या सीरिया के, या कहें तो उस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के। और यहाँ पर जो वीडियो की जब नोट्स बन रही थी उस समय तक बताया जा रहा था कि लगभग 3800 लोग मारे गए हैं तुर्की और सीरिया मिला के, और जब वीडियो बननी शुरू हुई है तब तक की जानकारी है कि लगभग 5000 लोग मारे गए हैं, और कितने ही ज्यादा लोग वहां पर लापता हैं, घायल हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और कितनों को तो अभी मलबे से निकालना भी बाकी होगा। तो ये परिस्थिति वहां पर इतनी भयावह परिस्थिति बन गई है सीरिया और तुर्की में।
और ये कहा जा रहा है कि इसकी जो फोकस थी, फोकस क्या होता है इसको डिटेल में जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे, शॉर्ट में यहाँ पर समझ लीजिए कि जमीन के कितना अंदर, कितने डेप्थ पर, कहाँ पर ये भूकंप हुआ, बेसिकली जो झटके शुरुआत कहाँ से हुए, तो उसे कहते हैं फोकस। और ये फोकस जो था सो जमीन से लगभग 18 किलोमीटर नीचे था, जो सतह है जमीन की, तो उससे 18 किलोमीटर नीचे था, तो ज्यादा डीप सीटेड भी नहीं था, इसीलिए इसकी तबाही भी ज्यादा महसूस की गई। और जो इसका एपीसेंटर था, अब एपीसेंटर क्या होता है, तो जो फोकस होता है उससे जो सबसे नजदीक की दूरी होती है सरफेस पे, उसे कहते हैं एपीसेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एपीसेंटर जो था वो कहा जा रहा है वो 33 किलोमीटर दूर था गाजियान्तेप से, और गाजियान्तेप एक जगह है तुर्की में, वहां से 33 किलोमीटर की दूरी पर ये एपीसेंटर था, जहां पर कि सबसे पहले सतह पर भूकंप के कंपन को महसूस किया गया, रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, और ये जो है सो कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंची है वो इसलिए पहुंची है कि जो भी घरों की बनावट थे, जो वहां के स्ट्रक्चर थे, वो वहां पर सबसे ज्यादा कंक्रीट के, यानी कि सीमेंट और पत्थर, ईंट पत्थर के घर ज्यादा हैं, स्टील के घर ज्यादा हैं, जो कि भूकंप के झटकों के कारण काफी आसानी से टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, डैमेज हो जाता है। प्लस क्या है कि वो एक तटीय क्षेत्र है, तो स्टील या लोहे के जो भी वहां पर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसमें वहां पर जंग लगने के कारण, कोरोजन के कारण उनकी जो मजबूती रहती है ऑलरेडी कम हो जाती है, तो वो काफी आसानी से भूकंप आने की परिस्थिति में क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और हुआ भी यही। वहां पर कहा जा रहा है कि गाजियान्तेप के आसपास की सिर्फ जो अभी सर्वे हुई है उसमें लगभग 6000 के आसपास घर गिर गए हैं। तो कितना ज्यादा नुकसान हुआ है ये आप समझ सकते हैं कि देखिए कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे वो पूरी तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ढह गई, गिर गई। तो ये परिस्थिति वहां पर है इस भूकंप के कारण। और सिर्फ घरों की ही नहीं, अगर हम लोग हातै एयरपोर्ट की बात करें, हातै हवाई अड्डा जो तुर्की में है, तो यहाँ देखिए उसकी फोटो है कि ये पूरा जो रनवे है वही दो फाड़ हो गया, दो भागों में बट गया है, इतनी तेज भूकंप थी। जैसे गुजरात में जब भूकंप आई थी तो उस समय हमने देखा था कि रोड में दरारें, सड़कों में दरारें पड़ गई थी, कुछ वैसी ही परिस्थिति यहाँ पर हो गई है कि रनवे पर, रोड पर, हर जगह पर घरों की बिल्डिंगें गिर गई हैं पूरी एकदम। तो ये हालत बनी हुई है यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि 95% जो कंट्री का एरिया है तुर्की का या फिर सीरिया का, वहां पर ये परिस्थिति बनी रह सकती है कि कभी भी तेज भूकंप आ सकता है। और जोन 4 और जोन 5 में 95% तुर्की का या सीरिया का क्षेत्र आता है, इसीलिए वहां पर तेज भूकंप आते रहते हैं। तो ये तो हो गई जो वहां की परिस्थिति है वो। अब अगर हम लोग बात करें कि डिजास्टर डिप्लोमेसी होती क्या है, जैसे भारत ने त्वरित में एकदम वहां पर पूरा अपने आदमी, एनडीआरएफ की 2 टीमें भेज दी, डॉक्टर भेजे हैं, तो ये सारी चीजें भेजी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने भेजी, बहुत सारे देशों ने भेजी है। अभी हम लोग जैसी बात करते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की तुर्की से उतनी बन नहीं रही है, सीरिया से उतनी बन नहीं रही है, फिर भी अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, रसिया ने, भारत ने और भी कुछ देशों ने त्वरित में वहां पर मदद भेजी है। अपनी मेडिकल टीमें, अपनी एनडीआरएफ की टीमें, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं, एनडीआरएफ तो हम लोग अपने देश में कहते हैं उसे, तो वो वहां पर भेजी गई है, दवाइयां भेजी गई है, क्योंकि इन सब चीजों की अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और डॉक्टर भी भेजे हैं। भारत ने अब क्या क्या भेजा है अगर वो बात करें तो भारत जो ये प्रोग्राम चलाता है इसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR। इस प्रोग्राम के तहत किसी भी देश में कभी भी कोई आपदा आती है तो भारत अपनी टीमें और वहां पर जरूरत के सामान इसी प्रोग्राम के तहत भेजता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टीमें एनडीआरएफ की भेजी गई है जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, वहां पर लोगों को खोजना, ढूंढना, निकालना, उन्हें बचाना, सुरक्षित जगह तक पहुंचाना।
और ये अभी तुरंत में सबसे पहले जो भेजी गई है C-17 ग्लोबमास्टर से तुरंत में कल रवाना की गई है। इसके बाद 2 और ऐसे कंसाइनमेंट जाएगी तुर्की में। एक कंसाइनमेंट दवाइयों की गई है सीरिया में, और यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि भारत वहाँ पे जो टेंट होते हैं हॉस्पिटल वगैरह टेम्पररी लगाने के लिए, क्लिनिक वगैरह जो रिलीफ के लिए या मेडिकल सपोर्ट के लिए चाहिए, वो भी भेजने की तैयारी चल रही है। दवाइयों की खेप भेजने की तैयारी चल रही है और डॉक्टर भेजे जाएंगे वहां पर। तो ये सारी 2 खेप अभी और जाएगी, और रिक्वायरमेंट हुआ तो और देश को लगा, हमारे जो सरकार है उनको लगा कि और भेजना चाहिए तो और भी भेजेंगे। इतना प्लान में फिलहाल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर वगैरह भेजे गए, साथ में यहाँ पर स्नीफर डॉग्स भी भेजे हैं भारत ने, खोजी कुत्ते भी भेजे हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कहीं मलबे पे के नीचे दब गया हो, तो वो जो एनडीआरएफ के आम आदमी है, जो मतलब कि अब ह्यूमन बींग्स को तो उतना सूंघने की कैपेसिटी होती नहीं है कि वो सूंघ के ढूंढ के निकाल ले कि कौन कहाँ दबा हुआ है, क्या है नहीं है। तो इसीलिए खोजी कुत्ते भी साथ में भेजे गए हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति हो कि किसी को ढूंढ कर निकालना है और वहां पर वो ये चीज पता नहीं है कि वो है कहाँ पे, तो कुत्ते उसे सूंघकर ढूंढ लेंगे और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाएगी। तो इसके लिए खोजी कुत्ते, स्निफर डॉग भी भेजे गए हैं भारत की तरफ से। और सीरिया को दवाई वगैरह की खेप, सीरिया में अभी हमारे जो आदमी है, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो नहीं गई है, लेकिन वहां पर इमीडिएट में अभी दवाइयों की खेप भेज दी गई है। और यहाँ पर 2 फ्लाइट अभी आगे भेजी जाएगी। तो यहाँ पर बात होती है कि इसके बेनिफिट क्या है, डिजास्टर डिप्लोमेसी के बेनिफिट क्या है। सबसे पहली चीज डिजास्टर डिप्लोमेसी ये होती है कि देखिए, कहावत ये है कि मतभेद हो, मनभेद ना हो, कि किसी की दुख तकलीफ में आपको खुशी हो, उसे कहते हैं मनभेद। तो मतभेद, आप उसके विचारों से आप सहमत नहीं हो, ये चीजें चलती है, आप उससे लड़ाई झगड़ा करें, सब कुछ करें, लेकिन जब उस व्यक्ति को कोई तकलीफ हो, कोई आपदा हो, तो आप उसका सहायता करें, ना कि उसके मजे लें। तो ये चीजें चलती है और ये कूटनीति में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि आगे बातचीत करने का रास्ता न बचे। और दूसरी चीज क्या होती है कि इसके बहुत सारे आयाम हैं, और अपने देश का एक अपना जो इथिकल वैल्यूज है, तो वो चीजें भी मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए बेनिफिट क्या है, तो शॉर्ट टर्म में कोई वैसा इमीडिएट बेनिफिट नहीं होता है, जो कि आपके जो द्विपक्षीय वार्ता है या जो आपके द्विपक्षीय मुद्दे हैं उसमें इस डिजास्टर डिप्लोमेसी से कोई खास फायदा हो। बाइलेटरल टाइज एज इट इज रहता है, क्योंकि उसमें से आप तो मदद कर रहे हो, लेकिन जो दुखी है वो तो अपने दुख से खुद जूझ रहा है, वो आपसे बात करने आएगा। उस समय आप कहिएगा कि एर्दोआन साहब, आप कश्मीर पे इतना उछल उछल के बोलते हैं, अच्छी बातें नहीं करते, देखिए हमने आपको सामान भेजा, वो उठा के सामान फेंक देगा, बोले लेके जाओ, निकलो यहाँ से, हम खुद अपने मुद्दे से परेशान हैं और तुम आ रहे हो ये हमें प्रवचन देने। तो ये चीजें नहीं होती है उस समय, इमीडिएट में कोई खास फायदा नहीं है। हालांकि जो रजब तैयब एर्दोआन थे, वो खलीफा को, जो खलीफेट था पहले की इस्लामिक वर्ल्ड की पूरी लीडरशिप तुर्की से चलती थी, तो उसे तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वर्ल्ड वार 2 के बाद खत्म कर दिया था और वहां पर डेमोक्रेसी आ गई थी। लेकिन जो एर्दोआन है वो फिर से खलीफा को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं, इसीलिए वो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर की तरह दिखाना चाहते हैं। कश्मीर मुद्दे पे बहुत ज़्यादा वोकल रहते हैं, OIC में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कश्मीर मुद्दे को उठाते हैं, और भी दूसरे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर मुद्दे को उठाते रहते हैं। अगर बात करें हम लोग हाल फिलहाल में जो कुरान का कांड हुआ था, जो डेनमार्क और नॉर्वे वगैरह में जलाया जा रहा था, तो उस मुद्दे पर भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। तो इन सब चीज़ों के कारण थोड़ी बहुत खटास पैदा हो गई थी भारत और तुर्की के बीच में, और उसी के कारण कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट भी थे तुर्की को मिले हुए, वो भी कैंसिल कर दिए गए, कुछ वॉरशिप्स वगैरह बनाने थे। तो उसके बाद भी भारत ने वहाँ पर अभी आपदा के समय में सहायता भेजी है,
और उसके पीछे का कारण यही है कि मतभेद अपनी जगह है, लेकिन अभी आप जरूरत के समय में है, आवश्यकता है आपको, तो हम आपको हेल्प जरूर करेंगे। तो पहली बात ये हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो है सो बायलैटरल टाइज, आपकी आपदा खत्म होने के बाद भी जो पहले से पुराने इश्यूज चले आ रहे थे, जिस लेवल पर बात हो रहा था, जिस तरह से आपकी निगोशिएशन हो रही थी, उसी हिसाब से चलते हैं। ये आपदा का जो डिप्लोमेसी, आपदा कूटनीति है, ये एक तरह से होता है कि चीजें एस्केलेट ना हो और ज्यादा खराब ना हो, कम से कम जिस स्थिति पर बनी हुई वहां तक रहे, उससे कुछ नीचे आ जाए तो अलग का फायदा है। लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा द्विपक्षीय वार्ता में या द्विपक्षीय कूटनीति में खास तरीके का नहीं मिलता है। और ये हम लोग देखेंगे आगे के स्लाइड में कि क्यों ऐसा होता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो डिप्लोमेसी होती है वो सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर, जो आपके ऐतिहासिक रूप से मुद्दे चले आ रहे हैं, उन पे चलती है। डायरेक्टली आप चाहिएगा कि किसी जगह पे एक दिन भूकंप आया और आप गए वहां पर मदद किए और वो बोल दे कि ना सबसे अच्छा दोस्त तो मेरा यही है, पहले आपने चाहे जितना भी परेशान किया हो उसे, या आप उससे परेशान हो, ठीक है, तो ये चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स होते हैं, ऐतिहासिक जो इश्यूज होते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के नेता कैसे हैं, लीडरशिप कैसी है, एर्दोगान का अपना मूड कैसा चलता है, मोदी जी का इधर अपना मूड कैसा चलता है, इस चीज पे ज्यादा डिपेंड करती है। उसके बाद अगर बात करें तो आपके जो लीडर हैं या आपके जो दोनों देश के बायलैटरल टाइज अगर देख रहे हैं द्विपक्षीय, तो वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, अधिकारी हैं, वो एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं या कितना अविश्वास जताते हैं, ठीक है, इन सब चीजों पर लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी डिपेंड करती है। कि कोई एग्रीमेंट साइन हुआ और बाद में उसको वैल्यू ही नहीं दे तो क्या फायदा हुआ, फिर तो बातचीत का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसी लड़ाई झगड़े पुराने समय में कितने रहे हैं और कितने चले आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। उसके बाद जो आपके राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अब देखिए कि कश्मीर हमारा एक आंतरिक मामला है, इसमें जाकर रेसिप तैयब एर्दोगान टाइम एंड अगेन हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। अब इसमें कोई आकर मिडिल ईस्ट कंट्री का कोई देश का नेता बोले तो उससे तो हमारे द्विपक्षीय संबंध जो है वो खराब ही होने वाले हैं, अच्छे तो होने वाले हैं नहीं। कि भाई हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या झमेले हैं, वो अगर आपका पड़ोसी आकर आपको समझाने लगे कि ना वो दोनों जो है ना उन लोग अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारा जो यह है ना चचेरा भाई वो अच्छा आदमी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही चीज यहाँ पर हो गया है कि जो हमारे नेशनल इश्यूज पर जो बढ़ चढ़कर रजब तैयब एर्दोगान बार बार बोलते रहते थे, कश्मीर के मुद्दे पर आज भी बोलते रहते हैं, तो उसके कारण जो हमारी जो द्विपक्षीय कूटनीति थी, संबंध थे, वो कुछ ज्यादा खराब हुए थे और ये चीजें सुधारने की जरूरत है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके अपने प्रायोरिटीज क्या हैं, आप क्या चाहते हो। अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की क्या चाहता है, अगर भारत की बात करें तो भारत क्या चाहता है, क्या अचीवमेंट चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों पर द्विपक्षीय संबंध जो कूटनीति के होते हैं लंबे समय में डिपेंड करते हैं, ना कि आपके ऊपर एक आपदा आई, आपने मदद की और वहां पर सारे संबंध सुधर गए। तो लंबे समय पर आपदा का जो कूटनीति है उसका कोई खास प्रभाव ना तो शॉर्ट टर्म पे होता है ना लॉन्ग टर्म पे होता है। फिर बात आती है तो फिर लोग इस पे इतना खर्चा क्यों करते हैं, कोई भी देश क्यों जाते हैं कि यहाँ पर भूकंप आ गया, वहां पर बाढ़ आ गया, वहां पर वोल्केनिक इरप्शन हो गया, लावा फूट गया, सुनामी आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में फिर कोई देश दूसरे देश को मदद क्यों करता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि भारत ने कब कब यहाँ पर अलग अलग देशों को मदद की है, जबकि उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहे हैं पुराने समय में, फिर भी वहां पर भारत जाकर उनके मदद में खड़ा होता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 2005 में पूरा एकदम पुरानी हिस्ट्री नहीं लेंगे तो लिस्ट
बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भूकंप आया 2005 में, और उस समय तुरंत भारत ने मदद भेजी, दवाएं भेजी, एनडीआरएफ की टीम वगैरह भेजी, जो भी जरूरत के सामान यहाँ से जा सकती थी वो भेजा गया। और साथ में 5 ऐसे कांटेक्ट पॉइंट्स एलएसी पर खोले गए जिससे कि इधर के और उधर के लोग अपने सगे संबंधियों से मिल सके, हालचाल पूछ सके और एक दूसरे को ढाढ़स बना सके। तो इसके लिए यहाँ पर इनिशिएटिव ली गई थी भारत के तरफ से, और पाकिस्तान ने भी इसे खुले हाथों से एक्सेप्ट किया था। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे संबंध है दुनिया जानती है। तो फिर भी उस समय क्या था कि वो आपदा की परिस्थिति थी, वहां पर वो चीज साइड रखा जाता है और सबसे पहले लोगों के कष्ट दूर कीजिए, आम जनजीवन का कष्ट दूर कीजिए, बाकी नेतागिरी बाद में, ठीक है। तो ये चीजें वहां पर थी। बांग्लादेश में 2007 में जब साइक्लोन के कारण वहां पर तबाही मची, बाढ़ वगैरह आ गई, तब भी भारत ने वहां पर मदद भेजी थी। हालांकि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध लगभग ठीक ठाक ही रहते हैं, वैसी कुछ गड़बड़ी है नहीं। म्यांमार के साथ भी संबंध ठीक ठाक ही रहते हैं। 2008 में यहाँ पर बाढ़ आ गई, साइक्लोन वगैरह के कारण तबाही मच गई, भारत ने वहां भी मदद भेजा। तो उसके बाद देखिएगा कि चाइना में 2008 में भूकंप आया, भारत ने फिर चाइना को मदद भेजा। और चाइना के साथ हमारी कैसे संबंध बने रहते हैं, कैसी परिस्थिति बनी रहती है, पूरा मैकमोहन लाइन देख ले, या इधर आप अक्साई चीन का इशू देख ले, एलओसी देख ले। तो ये सारी चीजें जो है इशूज बनी ही रहती हैं। तो इसके कारण यहाँ पर चाइना के साथ भी आपदा की कूटनीति काम की और वहां पर भारत ने मदद भेजी थी। तो ये चीजें यहाँ पर भारत पहले से करता आया, ये कोई नई बात नहीं है और कोई पहली बात नहीं है, ठीक है। तो भारत ये चीजें करता क्यों है, क्या इसका इस्तेमाल है डिजास्टर डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो भारत सबसे पहले क्या है कि एक वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर हम लोग पॉपुलेशन साइज के हिसाब से देखें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है, और ये चीज यहाँ पर दिखाना भी पड़ेगा, होने से नहीं होता है। तो क्या होता है, वैश्विक स्तर पर भारत की एक अपनी जो स्ट्रेचर है, अपना जो एक फेस है वो बढ़िया बनता है, ऊपर उठता है, इनकी वैल्यू बढ़ती है भारत एज अ पूरे देश की, ठीक है। तो इसलिए ये करना जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि भारत का जो पुराना प्रिंसिपल रहा है कि विश्व शांति के लिए हमें काम करना है, तो ये पॉलिसी डिजास्टर डिप्लोमेसी वाली पॉलिसी इस चीज में, और भारत का ये अपना प्रिंसिपल है, इस चीज को आगे बढ़ाने में बहुत काम आता है कि भारत कभी भी किसी की मदद करने के लिए बढ़ चढ़कर आगे रहता है, हिस्सा लेता है और यथाशक्ति वहां पर मदद पहुंचाता है। तो ये एक फायदा होता है। प्लस जो भारत हमेशा से कहता आया है वासुदेवम कुटुंबकम, तो पूरा जो विश्व है वो सब हमारे कुटुंब है, ये प्रिंसिपल को भी अगर आपको पूरा अपहोल्ड करना है, वहां पर जस्टिफाई करना है, साबित करना है, तो इसके लिए भी ये चीज जरूरी हो जाती है कि कभी भी कोई भी देश आपदा में हो तो वहां पर भारत को मदद पहुंचानी ही चाहिए। सिर्फ कहने से तो हो नहीं जाएगा कि वसुदेवम कुटुंबकम। आप किसी को कहते रहिएगा तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, जब मौका मिले 4 रप्पड़ कि उधर से पिट के आया, आप उसको उसके जख्मों पर मरहम लगाने के जगह पर सोचे अभी तो कमजोर है, पिट के आया, 2 हाथ हम भी लगा ले। तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वसुदेवम कुटुंबकम अगर कहते हैं तो मुसीबत के समय आपको सामने वाले को मदद करना ही चाहिए, ये भारत की प्रिंसिपल है। और इसीलिए यहाँ पर डिजास्टर डिप्लोमेसी इस चीज को साबित करने में मदद करता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर ऐसी परिस्थिति में अगर आपके इमीडिएट नेबर में, जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा कि यहाँ पर पीओके को दिया गया, बांग्लादेश को, म्यांमार को, और अगर बात करें तो श्रीलंका में जब जरूरत पड़ी थी तो श्रीलंका में भी भेजा गया है, इवन तालिबान तक को मदद भेजा गया, वहां पर गेहूं भेजे गए। तो उससे फायदा ये होता है कि कोई भी ऐसी कंट्री वहां पर उनकी मदद के लिए ना आ जाए जिससे कि भारत का अपना जो पोजीशन है उस कंट्री में वो वहां पर गड़बड़ा जाए और
जो बाहर के रीजन का कोई पावरफुल कंट्री है, मान लीजिए कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, वो आकर अगर श्रीलंका को मदद करे या मालदीव्स को मदद करे तो होगा क्या कि भारत की अपनी पोजीशन कमजोर होगी रीजन में। तो अपनी पोजीशन रीजन में बचा कर रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए भी ये चीजें जरूरी हो जाती हैं कि आप वहां पर उस देश की मदद करें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अपने आप को ये चीज दिखाने के लिए भी कि हम एक पावरफुल देश हैं, सशक्त देश हैं, शक्तिशाली देश हैं। अगर आप किसी की मदद ही नहीं करोगे, सिर्फ कहते रहोगे कि हम बाहुबली हैं, तो किस बात के बाहुबली। तो अगर आप बाहुबली हो तो जो जिसको जरूरत है आपदा के समय, मुसीबत के समय, उसकी मदद भी करनी पड़ेगी। सिर्फ कहने से, मुंह के जोड़ पर कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए वैसे काम करने पड़ते हैं, वैसे कृत्य करने पड़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक, चलिए टीचर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक टीचर है, उससे अगर कोई लड़का क्लास में, कोई बच्चा क्लास में अगर बदतमीजी करने लगे, बदतमीजी से बात करने लगे, तो ऐसा तो है नहीं कि टीचर भी पलट कर उसको गाली गलौज करने लगे। तो फिर उस टीचर में और उस स्टूडेंट में डिफरेंस क्या बच जाएगा, क्या उसमें फिर अलग रह जाएगा। तो अगर आप टीचर हैं, आप बड़े हैं, आप थोड़े जानकार हैं, सहनशीलता है आप में, तो ये सारी चीजें दर्शानी भी पड़ती हैं। वही चीज यहाँ पर है कि अगर आप शक्तिशाली हैं, पावरफुल देश हैं, सशक्त देश हैं, तो उस हिसाब से जरूरत के समय किसी कमजोर देश को आपको मदद भी करनी पड़ेगी। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है। ठीक है, रीजनल पावर अगर बनना है तो अपने रीजन के, अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने क्षेत्र के देश का, अगर साउथ एशिया की, दक्षिण एशिया की बात करें तो वहां के देशों को जरूरत के समय भारत को मदद भी करना पड़ेगा। तब जाकर आप उस क्षेत्र के एक पावरफुल देश के तरह से अपने आप को दिखा सकते हो और साबित कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात करें कि ये भी दिखाना है हमें कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पावर है वो कितनी मजबूत है। स्ट्रेटेजिक की बात करें तो ये नहीं कि बॉर्डर वगैरह वाला, कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, हमारे पास किस किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, डिजास्टर रेस्क्यू के लिए किस तरह से ट्रेंड हमारे पास आदमी है, डिजास्टर रिलीफ के लिए किस तरह से हम दवाइयों का, टेंट का और इन सब चीज़ों का जखीरा पूरा रखते हैं कि कभी भी हम किसी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन प्लस इकोनॉमिक पावर दिखाने के लिए कि हाँ भाई, अब देखेंगे कहीं पर डिजास्टर होगा, कोई भी आपदा आती है तो सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका से ही आता है, क्योंकि उनके पास है, भारत से ज़्यादा वो दे सकते हैं, मतलब लगभग कहिए तो सभी देशों से ज़्यादा दे सकते हैं। तो वो अपनी इकोनॉमिक पावर दिखाते हैं। उसी तरह से भारत को भी ये, अपनी बजट आप कितनी भी बड़ी बना लीजिए, लेकिन अगर आप जरूरत के समय दूसरे देश की मदद नहीं कर पाते हैं तो आपके बजट से उसको क्या लेना देना है। तो वो चीज होता है ना, आदमी को स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भारत के लिए भी यही बात हो जाती है कि भारत को स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा कि आप एक रीजनल इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और किसी भी तरह से पावरफुल देश हैं, तो आपको वहां पर उस रीजन में वो चीजें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अब आप कह देंगे कि मैं अरबपति आदमी हूं और सड़क पर निकल जाएंगे साइकिल से, तो आप हो भी तो भी कोई नहीं मानेगा। आपको अरबपति हैं तो BMW चलानी पड़ेगी, मर्सिडीज चलानी पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पर हो जाता है कि आप अपने जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर है उसको यहाँ पर कभी भी किसी देश में आपदा आती है तो वो दिखाने के लिए, जताने के लिए भी आप उसकी मदद में उतरते हैं, और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट होती है, ये सारी चीजें अचीव करने के लिए कोई भी देश आपदा कूटनीति यानी कि डिजास्टर डिप्लोमेसी की यूज करता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया डिजास्टर डिप्लोमेसी पे। और ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियसली आ भी चुके हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान से आप लोग पढ़ाई करें, और यहाँ पर हम लोग अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा
फेसबुक और इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ पर आप हमें फॉलो करें और ये हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के मटेरियल और बाकी स्टडी मटेरियल प्लस आपको वहाँ पर बहुत सारे फ्री टेस्ट और कोर्सेज भी मिल जाएंगे। और हमारे मटेरियल्स वगैरह को आसानी से एक्सेस करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।